हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सीरीज़। और आज मैं आपको एक बार पहले से रिकैप करते हुए लेके आता हूँ कि आज जो पढ़ाने वाले हैं चैप्टर, इससे पहले हमने क्या किया है। तो हमने किया है चैप्टर नंबर 1 एंड 2। आज चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, जो शुरू होता है सेक्शन 21 और एंड होता है सेक्शन 29 पे। ये डिस्कस करता है दी पावर ऑफ कॉर्ट्स। तो आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो ये जो सेक्शन 21 है, अगर आप इसको देखेंगे, मैं जो बच्चे मेरे साथ पढ़ाई करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना बैरक खोल लीजिए या फिर इंटरनेट से आप ये स्टैट्यूट खोल लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक बार फिर से रिआइट्रेट कर दूं कि अगर क्रिमिनल वकालत करनी है कोर्टों में तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको कंठस्थ कर लीजिए, नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कौन से जो सेक्शंस हैं उनका किस हिसाब से प्लेसमेंट्स है। इसमें जो है मैंने प्रिलिमिनरी एक बनाया है जिसमें सारे सेक्शंस कवर किए हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो सीधे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो भी आधे घंटे के आसपास का वीडियो जिसमें सारे जो सेक्शंस हैं उनको सरसरी तौर पे पढ़ा गया है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 21। क्या है सेक्शन 21? सेक्शन 21 कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए पूरा चैप्टर है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन 21 कह रहा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। तो भाई कौन सा ऑफेंस, कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस कौन से कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा वो आप यहाँ से समझिए। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, सबसेक्शन ए, एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 में बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tribal, provided that any offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 of Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023 shall be tribal as far as practicable by a court presided by a woman. दूसरा जो B है सबसेक्शन इसका, any offense under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is mentioned may be tried by a high court or any other court for which such offense is shown in the first schedule be tribal. ये पुराना सेक्शन 26 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। इस स्टैट्यूट में ये सेक्शन 21 है जो कोर्ट्स जो हैं उनकी पावर बताता है कि कौन कौन से ऑफेंस को कौन कहाँ ट्राई करेगा। तो इसमें बताया गया हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड जो है अगर कुछ स्पेशल ऑफेंसेस हैं तो उनके लिए जो है सिर्फ विमेन ही ट्राई करेगी। अगर विमेन ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होनी चाहिए, नहीं तो कोई कोर्ट का कोई स्पेशल आदेश होना चाहिए। सरसरी तौर पे इसको आगे और ढंग से समझेंगे। तो हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, ये भाई कोर्ट्स हैं, ये उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है। अब आइए सेक्शन 22 जो बात करता है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट में पास। इसके दो सेक्शंस सब सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। और हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। हाई कोर्ट कोई भी सज़ा जो है पास कर कोई भी सज़ा जो है दे सकता है जो कानून के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है। दूसरा, अ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू अ कॉन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। समझ लीजिए, अगर डेथ सेंटेंस है, क्योंकि मुकदमा सेशंस कोर्ट ट्रायल करेगा उसका, लेकिन उस सज़ा को कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये सेक्शन 22 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा गया है। पुराना ये जो है सेक्शन 28 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। आगे बढ़ें तो अभी हमने कवर किया सेक्शन 21, सेक्शन 22। अब आगे सेक्शन 25
23 क्या है सेक्शन 23? सेंटेंसेज विच मैजिस्ट्रेट्स में पास। भाई मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कौन कौन सी सजाएं पास कर सकता है, दे सकता है। इसके अंदर टोटल मिला के 3 यानी 3 सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1, A court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of a death or imprisonment of a life or imprisonment for a term exceeding 7 years। पहला तो भाई ये जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये 7 साल से कम की सज़ा पास कर सकता है, उससे ज़्यादा की सज़ा के लिए सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरा, द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस और imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine which is not exceeding 50,000 rupees or a both or a community service। तो जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की सज़ा और 50,000 तक के जुर्माने वाले मुकदमे मतलब मुकदमों में सज़ा दे सकता है। तीसरा, द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास मे पास अ सेंटेंस और imprisonment for a term not exceeding 1 year or a fine not exceeding 10,000 rupees or a both or a community service। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता और फाइन जो है 10,000 से ज़्यादा का इम्पोज नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब आपने सुना यहाँ पे एक टर्म कम्युनिटी सर्विस ये ऐड किया गया है भाई, लेकिन फिर भी देख लीजिए अगर आप समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो सेक्शन 23 है BNSS ये पुराने कानून कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 29 है। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? Community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of a punishment that benefits the community for which he shall not be entitled for any remuneration। कोर्ट जो है सजा के तौर पे कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है कि भाई आप जाइए फला एनजीओ के साथ काम करिए या फिर आप जाइए समाज में इस वर्ग की मदद के लिए आप काम करिए। सेक्शन 24 पे आ जाते हैं बंधुओं, क्योंकि अभी तक हमने कर लिया 21, 22, 23, 24। अब बात करते हैं सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन। हमारा जो BNS है या फिर इससे पहले जो IPC था या बाकी जो स्टैट्यूट्स हैं आप उसमें देखेंगे कि सज़ा के साथ साथ जो है जुर्माने का भी प्रावधान है। कहीं दोनों मिलते हैं, कहीं जुर्माना मिलता है, कहीं सज़ा मिलती है। अब क्या है कि अगर जो अक्यूज पर्सन है उसकी माली हैसियत ऐसी है या फिर किसी भी मिसचीफ के चलते अगर वो फाइन नहीं दे रहा है तो क्या होगा? सेक्शन 24 BNSS 2023, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन। द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट में award such term of imprisonment in default of payment of a fine as authorized by law, provided that the term it is not in excess of the power of a magistrate under section 23 shall not, where imprisonment has been awarded as a part of a substantive sentence, exceeded 1/4 of a term of imprisonment which a magistrate is competent to inflict as a punishment for offense otherwise then as imprisonment in default of a payment of a fine। तो पहली बात तो ये है कि जो भी कोर्ट है वो उसकी जो जुर्माना करने की जो हैसियत है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में अगर आप देखेंगे तो वो 1/4 भाई अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 साल की सज़ा दे सकता है तो उसका 1/4, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की सज़ा दे सकता है तो उसका 1/4 यानी कि 3 महीने अगर आपने जो जुर्माना है वो नहीं भरा तो आपको एक्स्ट्रा जेल में काटने पड़ सकते हैं। अब आइए सब सेक्शन 2 आ जाते हैं इसके, सेक्शन 24 के। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। पुराना कोड का सेक्शन 30 है ये, और ये कह रहा है कि ये एडिशनल सज़ा काटनी पड़ेगी अगर आप जुर्माना नहीं भरोगे। जेल में मैं आपको समझा दूं क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी प्रैक्टिस है, जेलों में एक नॉमिनल रोल बनाया जाता है। वो जब भी कोई कोर्ट स्टेटस मांगता है किसी अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे, UT अंडर ट्रायल्स के लिए, CT अंडर कॉन्विक्ट्स के लिए।
तो उसमें जो अधिकारी होते हैं जेल प्रशासन के, वो नॉमिनल रोल्स बनाते हैं। उन नॉमिनल रोल्स में ये सारी डिटेल लिखी रहती है, क्योंकि जेल में जिन लोगों को सज़ा हो जाती है उनको काम पे भी लगाया जाता है, तो उनको कुछ मेहनताना भी मिलता है। तो उस मेहनताने से वो एडजस्ट करके फ़ाइन दे देते हैं, या फिर उनके घर परिवार वाले कॉन्विक्ट्स के दे देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें जो है सज़ा एडिशनल काटनी पड़ेगी। अब आ जाइए सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25, सेंटेंसेज इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट अ वन ट्रायल। ठीक है जी, दोबारा से, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अमूमन आप देखेंगे कि हमारे देश में एक से ज़्यादा सारी जितनी भी ट्रायल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं, जिनको जो है साथ में लेके ट्रायल चलता है। तो क्या कह रहा है इस बाबत BNSS 2023, उसको समझते हैं। क्या कह रहा है BNSS 2023? BNSS 2023 ये कह रहा है कि इसके 3 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more offenses, the court may, subject to the provisions of section 9 of भारतीय न्याय संहिता 2023, sentence him for such offense to several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offense, order such punishment to run concurrently and consecutively। ये तो पहला हो गया। दूसरा, in case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court by reason only to aggregate punishment for several offenses being in excess of the punishment which it is competent to inflict or conviction of a single offense, to send the offender for a trial before a higher court, provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer than a period of 20 years. The aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense. For the purpose of appeal by a convict person, the aggregate of a consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। ये पुराना सेक्शन 31 है, थोड़ा सा आप समझिए। सेक्शन 25 BNSS 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। पहले बात कर रहा है कि सजाएं जो दी जाएंगी वो किस तरह की सजाएं होंगी। भाई, इसमें जो सजाएं है वो कॉन्करेंट भी हो सकती है और कंसेक्यूटिव भी हो सकती है। कॉन्करेंट का मतलब है किसी आदमी ने जो है, किसी आदमी के ऊपर उदाहरण के तौर पे 2 ऑफेंस लगे कि भाई उसने सबूत मिटाए और हत्या करी, तो हत्या पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, सबूत मिटाने पे लेट्स से जो भी सज़ा है स्टैच्यूट में, तो उन दोनों की अलग अलग सज़ा देंगे जज साहब। अमूमन ये देखा जाता है कि सज़ाओं को जो है कॉन्करेंट रखा जाता है। भाई एक ऑफेंस की सज़ा काट लो फिर दूसरे की काट लो, ऐसा नहीं होता। ये कंसेक्यूटिव में होता है। कॉन्करेंट में ये रहता है कि दोनों ऑफेंसेस की सज़ा साथ साथ कटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अगर एक जो है कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब है कि पहले एक काटो फिर दूसरी काटो। बात समझ लो आप? भाई पहले एक ऑफेंस की काट लो फिर दूसरे ऑफेंस की काटो। ये बहुत ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस के परिदृश्य में जो है होता है, तो ये आप समझ लीजिएगा। दूसरा ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि भाई जज जो सज़ा देते हैं, जो कोर्ट जो सज़ा देते हैं, उसके लिए बता दिया गया है सेशन कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है, डेथ सेंटेंस कॉन्फर्मेशन के लिए जाती है, और हाई कोर्ट तो कोई भी सज़ा दे ही सकता है। मैजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट है 7 साल से कम की देता है, और वो जो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है 3 साल की, सेकंड वाला 1 साल की। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग ऑफेंसेस हैं उनको जो है कंसेक्यूटिव या फिर कॉन्करेंट तरीके से कोर्ट आदेश कर सकता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए। कभी अमूमन यही देखा जाता है कि सारी सज़ाओं को जो एक बार में ही काटा जाता है, उसके बाद में पेरोल वगैरह या फरलो ये सब शुरू हो जाती है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये है सेक्शन 25 अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए, कि भाई ये जो सज़ाएं हैं ये अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस है जिस पर ट्रायल किया गया है, जजेस उनको कॉन्करेंट भी दे सकते हैं, कंसेक्यूटिव भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर अपील हो रही है तो जो सज़ा है वो जो कोर्ट मैक्सिमम सज़ा दे सकता है, भाई जैसे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट या ACGM जो सज़ा दे सकता है
भाई वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। तो जो सारी सज़ाएँ हैं वो 7 साल, मतलब जो टोटल सज़ा है वो एक सज़ा जो है 7 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो अगर दोनों में, अगर 2 ऑफेंस किए उसमें 7 की सज़ा है, तो दोनों अगर कंसेक्यूटिव है तो एक साथ ही 7 साल ख़त्म होने के बाद में सारा अपराध ख़त्म हो जाएगा, भाई आप बाहर आ जाएंगे। और अगर जो है ये कंसेक्यूटिव है तो पहले 7 साल काटोगे, दूसरी 7 साल काटोगे, लेकिन फिर अगर 7 14 साल हो गए ये दोनों, तो इस अवस्था में फिर जो है ये मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता, मजिस्ट्रेट को इस मुकदमे को सेशन कोर्ट कमिट करना पड़ेगा। ये है बात। आइए नाउ लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। सेक्शन 26 बात कर रहा है in conferring power under this Sanhita, the High Court or the state government, as the case may be, by order empowering persons, specially by name or in the virtue of their offices or classes of officials, generally to be their official titles. दूसरा, every such order shall take effect from date on which the communicated as to the person so empowered. तो कोर्ट, भाई जो हाई कोर्ट है और यह राज्य सरकार है, जो जिसको अधिकारी बनाती है उसके बारे में जो है नोटिफिकेशंस गजट में करती रहती है। वो पता होना चाहिए और बताती है किसको, कौन से आदमी को, कौन से कोर्ट को क्या पावर दी गई है। आगे सेक्शन 27 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। ये कह रहा है कि वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट with any power under this Sanhita throughout the local area is appointed to and equal to a higher officer of the same nature within a local jurisdiction area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government, as the case may be, otherwise directs or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so to be appointed. तो बात यही है कि भाई वो हाई कोर्ट ही या राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में आपको अधिकारी बनाया गया है, क्या पावर्स हैं आपकी, कौन सा थाना आपके अंडर आएगा। अब सेक्शन 28 कहता है विड्रॉल ऑफ पावर्स भी हो सकते हैं। भाई हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ये अधिकार वापस भी ले सकती है। कौन सा? अपने सबॉर्डिनेट से हाई कोर्ट ले सकता है और सरकार ले सकती है। एनी पर्सन कन्फर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट और अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव मैजिस्ट्रेट बाय होम सच पावर्स वर कन्फर्ड। तो अगर किसी को कोई अधिकार दिया गया तो अधिकार वापस भी लिया जा सकता है। विड्रॉल ऑफ पावर्स का बेसिकली मतलब ये है कि भाई फलां अधिकारी चला गया तो जो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जो उसको जो सीनियर ऑफिसर है वो डिसाइड कर देता है कि भाई इसके जब तक ये नहीं है तब तक आप इसका काम भी देख लीजिए, और जैसे वो वापस आता है वो पावर्स वापस लेता है। ये एग्जीक्यूटिव आदेश होते हैं। अब आ जाएंगे सेक्शन 29 BNSS पे, जो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है। वो कहता है पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। 3 सब सेक्शंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। Subject to the other provisions of this Sanhita, the powers and duties of a magistrate or a magistrate may be exercised or performed by his successor in office. Number 2, when there is any doubt as to who is the successor in the office, the sessions judge shall determine by the order in writing the judge who shall, for the purposes of this Sanhita or any proceedings or other thereunder, be deemed to be a successor in office. भाई एक मजिस्ट्रेट की जगह जब दूसरा मजिस्ट्रेट जिसको चार्ज दिया गया उस कोर्ट का, वो उसका सक्सेसर हो गया। अगर कोई विवाद होता है तो भाई ये सेशन जज डिसाइड करेगा। तीसरा, when there is any doubt as to who is the successor in office of any magistrate, chief judicial magistrate or a district magistrate, as the case may be, shall determine by the order in writing the magistrate who shall, for the purpose of this Sanhita or any proceedings or order thereunder, be deemed to be successor in office of such magistrate. भाई आदेश आएगा उसके लिए कि किसको कहाँ से कहाँ हस्तांतरित कर दिया या फिर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो है सेक्शन 35 था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में सेक्शन 29 है। तो दोस्तों ये है भाई आज का हमारा चैप्टर 3 जो हमने कवर किया। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग वकालत कर रहे हैं या जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, भाई डिटेल में पढ़िए सेक्शंस का, पढ़ेंगे तो ही इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। मेरा नाम एडवोकेट त्रिभुवन के कौशिक है। मैं एक जो है वकील हूँ जो क्रिमिनल लॉ predominantly practice करता है। I practice before apex court, various high courts pan India, various trial courts, as if when I have been called as the officer of the court to discharge my duties. Thank you so very much for watching this video blog.
आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने वाले ब्लॉग्स बनाता हूँ, जिसमें से आप लोगों को कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो खुद से मेहनत करके समझ लो। वैसे मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल रहती हैं। पढ़े लिखे लोगों का चैनल है, जो लोग जो है कुछ और समझना चाहते हैं भाई जाके कहीं और जाके देखो। फोकस हियर ओनली ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उसी से भाग्य बदलेगा। अगर बदलना चाह रहे हो आप लोग या किसी मुकदमे में फंसे हुए हो तो पढ़ाई करो, आप अपने लिए अच्छा डिफेंस बना पाओगे, अपने वकील साहब के साथ अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग। आई विश यू ऑल अ वंडरफुल डे। टेक केयर।